Good morning students. Today we will discuss about properties of charge. Last class I have already told you जे नेक्स्ट क्लास में हमने क्या डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और मेथड ऑफ चार्जिंग में। तो हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है कि चार्ज इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। चार्ज इज द इलेक्ट्रिकल property of matter that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field तो यहाँ पे क्या हो जाता है, चार्ज का कौन सा प्रॉपर्टीज है। चार्ज का जो पहला प्रॉपर्टी है वो होता है चार्ज का एडिटिव प्रॉपर्टी। दैट मीन्स चार्ज इज एडिटिव। लास्ट क्लास में मैंने ये बोला था चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। आज चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो चार्जेस आर एडेड algebraically। लेट मी गिव यू एग्जांपल्स। मान के चलो कि एक बॉडी है, इसमें मैंने क्या चार्ज दिया Q1 और क्या दिया -Q2 और क्या दिया Q3। चार्ज क्या दिया Q1 -Q2 और Q3। और इसमें मान के चलो कि टोटल चार्ज है Q। तो टोटल चार्ज Q का रिजल्ट क्या होगा ना, Q1 -Q2 प्लस Q3। जैसे कि तुमने क्लास 2 और 3 में एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया था, उससे ही तुमने यहाँ पे चार्ज को ऐड ही करना है। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, Q1 -Q2 प्लस Q3 हो गया। सो चार्जेस आर एडेड अलजेब्रिकली हो गया। तो टोटल चार्ज सिस्टम्स क्या हो गया, Q इक्वल टू Q1 -Q2 प्लस Q3। तो चार्ज इज एडिटिव में तुमको 2 पॉइंट नोटेड करना है कि चार्ज इज एडिटिव एंड चार्जेस आर एडेड अलजेब्रिकली। हो गया ना, नहीं हुआ? अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चार्जेस क्या होते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व मतलब क्या होता है कि जैसे कि तुमने 11th क्लास में पढ़ा था कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, it gets transferred from one body to another body। सिमिलरली चार्ज के साथ ऐसा ही होता है। क्या होता है ना, चार्ज ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। इट ऑल्सो ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज गेट कंजर्व मीन्स इट ऑल्सो ट्रांसफर्ड from one body to other, but the total charge of an isolated system में क्या बोला कि आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एक ही सिस्टम को, सारे चीज को अगर हम एक ही सिस्टम में कंसिडर करेंगे तो जो टोटल चार्ज आ जाता है वो क्या आ जाता है, कांस्टेंट। टोटल चार्ज क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। देखो ये मैंने कैसे बोलता हूँ कि सपोज मान के चल कि यहाँ पे आ गया 6 कूलम, यहाँ पे आ गया -4 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना हो गया बॉडी का, 2 कूलम हो गया। टोटल चार्ज कितना आ गया, 2 कूलम आ गया, हाँ कि नहीं? तो एक बॉडी में कितना चार्ज आएगा ये कैसे जानेंगे, देखो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। मान के चल कि इसमें चार्ज था Q1, इसमें चार्ज था Q2। मुझे अभी चार्ज के पोलैरिटी मतलब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है उससे कोई लेना देना मेरा नहीं है। मैं सिर्फ जनरल फॉर्मूला भी यूज़ करता हूँ। अगर नेगेटिव होगा तो तुम वहाँ पे नेगेटिव साइन करोगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइन दे दोगे। मैं अभी एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पे एक चार्ज था Q1 और यहाँ पे एक चार्ज था Q2। अब दोनों क्या थे ना, अलग अलग थे। इन दोनों को लाके मैंने क्या किया, एक वायर में टच किया, बस सिंपली कांटेक्ट में लाया। कांटेक्ट में लाने से ये क्या हो जाएगा ना, ये वाला ऐसे आ जाएगा, हाँ कि नहीं? इसमें कांटेक्ट एक आ गया,
इसमें Q1 और इसमें Q2, इसमें Q1 था, इसमें Q2 था। अब टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम मेरा आ जाएगा Q1 प्लस Q2। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या आ जाएगा? Q1 प्लस Q2। अब मैंने क्या किया, कुछ देर के बाद ये दोनों को सेपरेट कर दिया, ये दोनों को सेपरेट कर दिया। तो ये वाला Q1 बॉडी था, ये वाला Q2 बॉडी था। मगर अब इसके पास चार्ज कितना होगा, इसके पास चार्ज कितना होगा? क्या होता है, ये जो टोटल चार्ज मेरा आया यहाँ पे Q1 प्लस Q2, अब ये दोनों में शेयर हो जाएगा। दोनों में क्या हो जाएगा? शेयर हो जाएगा। Q1 प्लस Q2 बाई 2 इसमें भी हो जाएगा, और इसमें भी क्या हो जाएगा? वही Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो जाएगा। Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो जाएगा। आया समझ में? फिर से बोल देता हूँ, यहाँ पे चार्ज था Q1, यहाँ पे चार्ज था Q2, यहाँ पे चार्ज था Q1, यहाँ पे चार्ज था Q2। अब क्या हुआ, दोनों को मैंने एक वायर से अटैच किया। अब क्या हो गया ना, दो बॉडी आ गया, ये एक बॉडी आ गया, ये एक बॉडी आ गया। तो इन दोनों में टोटल एक सिस्टम की तरह, इन दोनों को मैंने एक सिस्टम की तरह कंसिडर किया, और इसमें टोटल चार्ज कितना आ गया? Q1 प्लस Q2। अब ये दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया। अब ये दोनों को मैंने क्या किया? सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने से अब इसके पास कितना चार्ज आ जाएगा ना, इसके पास चार्ज आएगा, ये जो टोटल चार्ज था मेरा Q1 प्लस Q2, अब ये शेयरिंग बेसिस में आ जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 आ जाएगा, और एक आना दूसरे बॉडी में भी Q1 प्लस Q2 बाई 2 आ जाएगा। आ गया समझ में ना? नहीं समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? तो दोनों बॉडी में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? अब देखो, ये जो 6 कूलम था यहाँ पे, ये जो 6 कूलम और ये जो -4 कूलम था, इन दोनों में चार्ज कितना था? 2 कूलम। इन दोनों में नेट चार्ज दोनों को ऐड करने से मेरा टोटल चार्ज कितना हो जाता है? 2 कूलम हो जाता है। अब दोनों को मैंने सेपरेट कर लिया, तो ये एक बॉडी है, ये जो 6 कूलम का बॉडी था, ये -4 कूलम का बॉडी था। अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज इसमें आ जाएगा 2 कूलम बाई 2, इसमें आ जाएगा 1 कूलम, इसमें आ जाएगा 1 कूलम। हुआ? तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। मतलब पहले हमारा क्या था? x कूलम -4 कूलम था। तो अगर ये दोनों को मैंने एक सिस्टम के तरह कंसीडर किया, तो इन दोनों का टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? 2 कूलम ही आ जाएगा। इन दोनों का टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? 2 कूलम आ जाएगा। अब दोनों को मैंने सेपरेट कर लिया, तो दोनों में चार्ज कितना आ जाएगा? 1 कूलम और 1 कूलम आ जाएंगे। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? वही 2 कूलम हो गया। तो टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। आया समझ में या नहीं समझ में आया? हाँ। सो क्या क्या पॉइंट तुमको यहाँ पे लिखना है? पहला बिट राइट डाउन द बॉयज, नोट्स कर लो थोड़ा सा। फर्स्ट बिट में लिखो चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, कंप्लीट। सेकेंड बिट में लिखो दैट मीन्स इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कंप्लीट। नेक्स्ट में लिखो it is only transferred from one body to other. It is only transferred one body to other. लिख लिए, it is only transferred from one body to other। आया? अब देखो नेक्स्ट में लिखो total charge of an isolated system। the total charge of an isolated system is constant। the total charge of an isolated system is constant, complete या नहीं? complete। next bit conservation of charge is a universal conservation law is a universal
conservation law. Complete. Next, it is valid in nuclear chemical reaction. It is valid in nuclear chemical reaction. Next, the net charge of the system remain constant. The net charge of the system remain constant. The net charge of the system remain constant. Irrespective of the distribution of charges. Irrespective of the distribution of the charges. Irrespective of the distribution of the charges. कंप्लीट. ये बंदा हो गया कि नहीं? अब जो भी लिखा गया है स्क्रीन पे थोड़ा पॉज करके लिख लो. जो भी स्क्रीन में लिखा गया है थोड़ा पॉज करके जिसका जो नोट डाउन करना है लिख लो. बेसिकली इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स कहाँ से आएगा? ये जो Q1 और Q2 के शेयरिंग बेसिस में होता है कि Q1 प्लस Q2/2 एंड Q1 प्लस Q2/2 जो दोनों में चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसमें ही आएगा. और इसमें और एक एग्जांपल मैं भी लिख लेता हूँ. मान के चल के यहाँ पे 5 कूलम है और ये वाला बंदा में 3 कूलम है. यहाँ पे 3 कूलम है तो इसमें टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? एक बॉडी में 8 कूलम आ जाएगा. जब ये वाला बंदा सेपरेट होगा तो दो बॉडी जो क्रिएट होंगे इसमें आ जाएगा क्या? 4 कूलम. इसमें भी आ जाएगा 4 कूलम. हुआ. अब थोड़ा स्क्रीन को पॉज करके जो जो मैंने लिखा गया है लिख लो. हुआ. लिख लो. 1 मिनट तुम्हारे पास है लिखने के लिए. लिख लो जल्दी. हो गया. अब देखो नेक्स्ट को चलते हैं. नेक्स्ट में क्या आता है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड. चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है. चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है. चार्ज का क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है समझो. कि सपोज धरो मैंने बोला कि तुम अभी जो क्लास में बैठे हो तुम्हारे स्ट्रेंथ कितने हैं? तुम्हारे स्ट्रेंथ कितने हैं? तुम क्या बोलोगे कि नहीं हमारे क्लास में स्ट्रेंथ 48 है या 50 है या 51 है क्या 60, इस तरह ही कुछ बोलोगे. वाह कि नहीं? आज कितने बचे हैं? लेट मी काउंट. 1 2 3 4 5. अबे कोई ऐसा तो नहीं है जिसका सर आ गया होगा या जिसका सर नहीं आया होगा, आत्मा आया होगा. ऐसा कोई है क्या? नहीं है. तो हाँ हमारे टाइम में होता था. बच्चे क्लास नहीं आएंगे मगर उनका अटेंडेंस आ जाता है. ये होता है. अच्छा ठीक है. देखो तो कोई भी बंदा मुझे ऐसे बोलेगा कि नहीं सर हमारे पास 47.3 चार्जेस है. 47.3 चार्जेस है. सॉरी 47.3 स्ट्रेंथ है. ऐसा कोई होगा क्या? नहीं होगा. क्योंकि जब एक बच्चा आएगा तो पूरा बॉडी लेके ही आएगा. तो उस तरह कि जब एक चार्ज किसी के बॉडी में होता है तो क्या ट्रांसफ़र होता है. एक्चुअली तुमने एक क्वेश्चन भी मुझे नहीं पूछा वहाँ पे कि चार्ज ट्रांसफ़र मतलब क्या होता है. चार्ज ट्रांसफ़र मतलब इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होता है और कुछ नहीं. क्या ट्रांसफ़र होता है? इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होता है. चार्ज ट्रांसफ़र मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होता है. एक बॉडी से दूसरे बॉडी को मैंने जब चार्ज ट्रांसफ़र करता हूँ तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होता है. मैंने पहले क्लास में बोला था द बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड इफ इट लूजेस सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. द बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड if it loses some electrons.
Similarly, the body is said to be negatively charged if it gains some electrons. So, charge transfer means transfer of electrons. ये बात दिमाग में रख लो, चार्ज ट्रांसफर मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हो गया। अब एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पूरे क्या जाएगा, पूरा ही जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 2 कूलम मीन्स क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, हाँ कि नहीं। 2 कूलम मीन्स क्या हो जाता है, एक्चुअली 2 कूलम मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, उसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हमारे जो बात है, तो एक्चुअली चार्ज क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है ना, एक बॉडी का टोटल चार्ज कितना आ सकता है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस मतलब n इक्वल टू क्या है, +or-1 +or-2 +or-3, ऐसे ही हमने काउंट करेंगे, ऐसे ही हमने क्या करेंगे, काउंट करेंगे, वह ऐसे ही काउंट करेंगे। हो गया कि नहीं। अब देखो, तो +or-1 +or-2 +or-3 मतलब चार्ज का वैल्यूज क्या हो सकता है, n का वैल्यू एक्चुअली क्या होता है कि n जो है प्लस इंटीग्रल नंबर है, +or-1 +or-2 +or-3। अब e का वैल्यूज क्या है ना, 1.6, e का वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई का वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हुआ कि नहीं। एंड Q इज द टोटल चार्ज, Q इज द टोटल चार्ज, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये N को हम क्या बोलते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N को हमने क्या बोलते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आया कि नहीं। अच्छा, अब देखो, तो Q इक्वल टू एन ई हो गया, तो जाहिर सी बात है टोटल चार्ज का जो भी वैल्यूज आएगा, टोटल चार्ज का जो भी वैल्यूज आएगा वो आइदर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन में हमने क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सपोज धरो मान के चल कि किसी की बॉडी का चार्ज हो गया मेरा कि 1 कूलम। मान के चल कि Q इक्वल टू 1 कूलम हो गया। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, हाउ मेनी, क्वेश्चन लिख लो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज कितना दिया गया है, Q इक्वल टू 1 कूलम, हाँ कि नहीं। अब मुझे फॉर्मूला क्या दिखाई दिया, Q इक्वल टू 1, Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई। तो एन ई इक्वल टू कितना हो गया 1 कूलम आ गया। तो एन ई इक्वल टू, अगर मैंने 1 कूलम यहीं पे लिख लिया तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/E, हाँ कि नहीं। अब एन का वैल्यू अगर 1/E हो गया, ई का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। है समझ में कि नहीं। अब n का वैल्यू क्या हो गया 1/1.6, 1/1.6 का वैल्यू होता है 0.625। ये ज़रा याद रख लेना, बहुत सारे चीज़ में काम में आएगा। वह पूरा 12th में यही एक चीज़ काम में आएगा कि 1/1.6 का वैल्यू 0.625। तो 0.625 इंटू 10⁻⁻19 ऊपर चला गया तो 19 आ गया। तो इससे हम लिख सकते हैं 10 इक्वल टू 0.625 इंटू 10⁻19 भी लिख सकते हैं, या फिर 6.25 इंटू 10⁻18 भी लिख सकते हैं। इतना नंबर का इलेक्ट्रॉन आएगा, इतना नंबर का इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई करने से 1 कूलम हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं समझ में नहीं। इतना नंबर का इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये एक होल नंबर है, ये एक क्या है होल नंबर है।
कभी भी ये बात याद रखना, क्वेश्चन में देगा कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए चार्ज ऑन ए बॉडी, हैव ए चार्ज ऑन ए बॉडी ऑफ 4.5 इलेक्ट्रॉन। 4.5 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम टुकड़े टुकड़े कर नहीं सकते। आया समझ में? इलेक्ट्रॉन को हम टुकड़े टुकड़े कर नहीं सकते, तो 4.5 इलेक्ट्रॉन ही होगा इसमें। तो ये वाला हो गया ना, नहीं हुआ। तो टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज एन, चार्ज इज क्वांटाइज्ड में क्या लिखोगे कि टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ, टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। ये वाला Q इक्वल टू एन ई, टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, दैट इज Q इक्वल टू एन ई। हो गया। और एक जो प्रॉपर्टी होता है चार्ज का, मज़ेदार प्रॉपर्टी क्या होता है, तो अच्छा मेरा एक क्वेश्चन से, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ चार्ज, बोलो ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास। बोलो 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 बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ देखो यहाँ पे चार्ज में ट्रांसफर में मास भी ट्रांसफर होता है, हाँ कि नहीं? कैसे? देखो अगर मैंने बोला कि तुम्हारा वेट 40 kg है, हाँ जो स्लिम ट्रिम बड़े हैं तो जीरो साइज फिगर के जो होते हैं, तो इसमें मास मान लो कि उनका सब 30 kg या 35 kg भी होता है। अबे तेरे लिए पैंट मिलता है क्या जेन सेक्शन या किड सेक्शन में तू लाता है? देख इधर मास का जो है, तो धरो मान के चल कि इसका मास 36 kg है, 36 kg है, मान के चलो कि इसका एक हाथ को मैंने काट दिया, तो काट देने से क्या हो जाता है, उसका जो हाथ का जो मास था, वहाँ पे वो भी ब्रेक हो गया, हाँ कि नहीं? तो अगर मैंने उसको दूसरा किसी का हाथ आके वहाँ पे जोड़ दिया, लगा लिया, तो उसका मास वहाँ पे काउंट होगा कि नहीं? काउंट हो जाएगा। तो इस तरह अगर मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन अपने मास को लेके ही जाता होगा, हाँ कि नहीं? तो कभी भी इलेक्ट्रॉन अपने मास को रुक के नहीं जाता होगा, तो इलेक्ट्रॉन मास लेते ही जाएगा। आया समझ में? सो ड्यूरिंग, ये वाला पॉइंट नोट करने की बात है, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ चार्ज मास इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड। लास्ट प्रॉपर्टी क्या होता है कि इनवेरिएंट मतलब चार्ज जो है वो इनवेरिएंट होता है। चार्ज इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? इट डज नॉट डिपेंड upon velocity. It does not depend upon velocity of charge। वेलोसिटी ऑफ चार्ज का क्या होता है देखो,